Hello everyone, a very energetic and warm welcome to Beginners Bank। तो मैंने आज आपको संदीप महेश्वरी सर की तरह वेलकम किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थोड़ा हंसी मजाक भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ, तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा हंसी मजाक। और आज हम अकाउंटिंग की आपकी क्लास 3 लेके आए हैं और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि आज के जो क्लास है इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ गैप, GAAP। क्योंकि अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ ईओ का 2017 का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर GAAP की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और इसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में चाहे वो ईओ का हो या एपीएफसी का हो, 3 to 4 क्वेश्चन आपको इस जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के चेक करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि इस तरीके की क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के क्लास में हम इसे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे हमने क्लास 1 और 2 में डेफिनेशन को कई बार देखा है, बट एक बार और चेक कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अ यूजफुल वे। अकाउंटिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक होती है बुक कीपिंग, एक होती है एनालिसिस। अब या तो आप इसे बुक कीपिंग बोल लीजिए, बही खाता बोल लीजिए, और एनालिसिस को या तो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग भी आप बोल सकते हैं। अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है? अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या क्या रिसोर्सेज हमें अपने बिजनेस में लगाने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये पता लगाने के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है। इन रिसोर्सेज का हम किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी है, और इससे क्या रिजल्ट आ रहा है इसके लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस करने पर बिज़नेस में क्या हो रहा है, बिज़नेस में लॉस हो रहा है, बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है, बिज़नेस अप जा रहा है या बिज़नेस डाउन जा रहा है, ये सब कुछ जो भी हम जानना चाहते हैं ये हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। इसलिए अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको कई बारी बताया है और आई थिंक अब तक आपको रट गया होगा। और मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ इसको बताया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉर्डिंग करने के, अकाउंटिंग करने के लिए। उसके बाद हम मेजरिंग करेंगे, फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर हम क्लासीफाइंग करेंगे, फिर हम समराइजिंग करेंगे, फिर एनालाइजिंग करेंगे एंड लास्ट हम कम्युनिकेटिंग करेंगे। तो हमने इसको कई बार चेक किया है, IMRCSAC, जिसमें IMRC जो है ये हमारा है बुक कीपिंग और IMRCSAC ये कंप्लीट है हमारा अकाउंटिंग। I से आइडेंटिफाइंग, M से मेजरिंग, R से रिकॉर्डिंग, C से क्लासीफाइंग, S से समराइजिंग, A से एनालाइजिंग एंड C से कम्युनिकेटिंग। तो ये मैंने आपको इतनी बार बता दिया है कि आई होप आपको रट गया होगा। और ये मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, अगर इससे रिलेटेड डेफिनेशन भी आप आराम से अकाउंटिंग की बता सकते हैं। और ये आपको जितनी बार आप समझ पाएंगे अकाउंटिंग के प्रोसेस को भी आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग है क्या। तो आई होप कि आप इसे समझ गए हैं। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल तो आप आराम से समझ रहे हैं कि वास्तविक। पर्सनल होता है जो आप अपने अपने लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, अपने पर्सनल के लिए। और नॉमिनल वो होता है जिसमें रियल एंड पर्सनल दोनों तरीके के अकाउंट्स आते हैं। तो रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें रियल मतलब क्या, वास्तविक। तो वास्तविक में आप अपने एसेट्स रखेंगे, ऑल एसेट्स आएगा रियल अकाउंट में। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी अपनी संपत्ति क्या है, जो आपकी मेन संपत्ति आपकी प्रॉपर्टी हुई, मेन संपत्ति आपकी प्रॉपर्टी हुई। अब जो भी आप खर्च कर देते हैं, जो भी आप यूज़ कर लेते हैं, वो एक तरह से कि आपकी रियल प्रॉपर्टी नहीं है ना। प्रॉपर्टी तो वो है जो आपके पास आपने एक बार ली और अभी भी आपके पास बनी हुई है, दैट इज़ आपकी प्रॉपर्टी। तो रियल क्या है? रियल जो आपके पास पहले भी था, अभी है, आगे भी रहने वाला है। तो उससे आप थोड़ा समझ सकते हैं कि जो रियल अकाउंट है उसके अंतर्गत एसेट्स आएंगे, सारे एसेट्स आएंगे, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी या आपकी परिसंपत्तियाँ।
और एसेट्स को मैंने आपको सेकंड क्लास में ही टाइप्स बता दिए थे, और यहाँ पर दो टाइप आप फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लें। दो टाइप के एसेट्स रियल अकाउंट में होंगे, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे बैंक में रखा कंप्यूटर, जो बैंक की एक परिसंपत्ति है, लेकिन उसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उस कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हमारा टेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होता है जैसे कि हमारी गुडविल, जो हमारा एसेट तो है, हमारी संपत्ति तो है, क्योंकि उस गुडविल के थ्रू हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो हमारा इनटेंजिबल एसेट होता है। अब आ जाइए पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में ऑल पार्टीज आती हैं, यानी जितना भी आपके बिजनेस में लेन देन वगैरह हो रहा है, सब कुछ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो आप कहाँ पर नोट करवाएंगे, वो होगा आपका पर्सनल अकाउंट में। तो उसमें क्या आएगा, एक होगा डेटर्स, एक होगा क्रेडिटर। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको सेकंड क्लास में बता दी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये डेटर्स एंड क्रेडिटर आएंगे आपके पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे आप सारी पार्टीज़ को कवर कर रहे हैं। तो डेटर्स यानी जो आपको दे रहा है कैश या फिर क्रेडिट पे सामान, और क्रेडिटर से जब आप उससे ले रहे हैं, ये भी आपको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स किस में आएंगे, ये आएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में आएगा आपका ऑल आइटम्स के साथ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात जब भी हम करेंगे तब बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस की, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो आपका लॉस हो रहा है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको समझने हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी आ रहा है उसे हमें डेबिट करना है, और जो भी जा रहा है व्हाट गोज आउट उसे हमें क्रेडिट करना है। तो ये आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि ये रूल्स बहुत ज़रूरी है और ये रूल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जैसे पेपर में आपको दे सकता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन किस अकाउंट में आएगा, आपको ऑप्शन दे देगा रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपको ध्यान रखना है कि ये जो रूल है ये रियल अकाउंट का रूल है। ये क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल, कि जो कुछ आ रहा है व्हाट कम्स इन उसे डेबिट कर दीजिए, और जो जा रहा है व्हाट गोज आउट उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। अब आ जाइए पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीव करने वाला, जो रिसीवर है, वो हमें डेबिट कर देना है, और जो देने वाला है, गिवर है, उसे हमें क्रेडिट कर देना है। ये किस में आएगा, ये आएगा आपके पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आ जाइए नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट आपका कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हमें डेबिट क्या करना है, जितने आपके खर्चे हो रहे हैं, जितने आपके लॉसेस हो रहे हैं, आपकी हानियाँ हो रही हैं, वो आपको डेबिट साइड कर देना है, और जितना भी आपका इनकम हो रहा है, जितना भी आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, वो आपको क्रेडिट साइड कर देना है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये डेबिट एंड क्रेडिट थोड़ा समझना कभी कभी हार्ड हो जाता है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स समझना थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसको एक बहुत सिंपली एग्जांपल से आप समझिएगा। मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। ये बी व्यक्ति बी से बिजनेस करना चाहता है, तो इसको बिजनेस करने के लिए कैश चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसने ए से कैश मांग लिया, ठीक है, इसने ए से कैश मांग लिया। तो ये जो कैश मांग रहा है, इसने मांगा है कैश, तो ये हो जाएगा क्रेडिटर्स, और ये दे रहा है तो ये हो जाएगा डेटर्स। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से समझ सकते हैं कि क्रेडिट पे जब आप सामान लेते हैं, तो आप क्रेडिट पे सामान लेने का मतलब क्या है कि आप कोई ना कोई तो पैसा पे कर रहा होता है, आपको क्रेडिट पे उधार पे मिल जाता है, और फिर बाद में उसे पे भी वापस भी करना पड़ता है ना आपको। तो ये क्रेडिट से आप समझ सकते हैं कि क्रेडिटर्स कौन होंगे और डेटर्स कौन होंगे। इससे आप समझ पाएंगे कि कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है। अगर डेटर एंड क्रेडिटर समझ में आ जाएगा तो डेबिट एंड क्रेडिट भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसे रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको बेहतर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम देखेंगे आपका जीएएपी और कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जीएएपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, जो कि एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जीएएपी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग है वो हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड से आई है।
अमेरिकन स्टैंडर्ड से हमारी अकाउंटिंग आई है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड ने कुछ प्रिंसिपल्स को सेट किया है जिन्हें हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो भी बिजनेस में अगर सब अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, मान लीजिए ए एक बिजनेस कर रहा है वो अलग प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है, बी एक बिजनेस कर रहा है वो अलग प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा समझना, इसको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, ताकि एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो, और इसी को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप समझ गए। अब ये इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, मतलब ये प्रिंसिपल बनाने का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, पहली बात तो ये रियल अजम्पशन पे मतलब होता है कि जो बिज़नेस में चीज़ें हो रही हैं, बिज़नेस में जो कुछ भी हो रहा है, वास्तविक रूप में बिज़नेस किस प्रकार चल रहा है, कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है, कि बिज़नेस में लॉस हो रहा है, कि बिज़नेस में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं या बिज़नेस गेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो वास्तविक तरीके से हो रही हैं वही अकाउंटिंग में प्रदर्शित होती हैं। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये रियल अजम्पशन पे आधारित होते हैं। इसके अलावा ये सिंपल्स होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं, एक्सप्लेनेटरी होते हैं। यानी ये बहुत साधारण और अंडरस्टैंडेबल इसलिए रखे गए हैं कि मान लीजिए कि जो अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति है वो तो मान लीजिए कि सीए है, तो अब उसने तो सीए की पढ़ाई पढ़ी है, तो वो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना सिर्फ उसने पढ़े हैं बल्कि एज अ प्रैक्टिकली उसने किए भी हैं, तो वो तो कर लेगा। लेकिन मान लीजिए जो बिज़नेस जिसने स्टार्ट किया है, ओनर जो है, उसने तो सीए नहीं किया, उसे तो नहीं पता ना कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या जिनके साथ बिज़नेस के कई लेन देन हो रहे हैं, वो सारे जो लोग हैं वो कैसे समझेंगे कि बिज़नेस में आपके हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, या हमें आपके बिज़नेस से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। तो इसीलिए इसको बहुत सिंपल रखा गया है और अंडरस्टैंडेबल रखा गया है, ताकि सब कुछ समझ में आ सके अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। इसके अलावा दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। अब कंसिस्टेंटली तो आपको हर चीज़ फॉलो करनी है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जैसे पढ़ाई भी अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आपने एक दिन की और 2 दिन नहीं की और फिर उसके बाद की, तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने जो पहले दिन भी किया है वो आप भूल जाएंगे, हो सकता है। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो आपको डेली फॉलो करने पड़ेंगे, या डेली नहीं तो वीकली तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। और जब आप हमेशा अकाउंटिंग को सही तरीके से करते जाएंगे तो बिज़नेस की एक सही फ्रेमवर्क हमें दिखाई देगा और ठीक से हर चीज़ होगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंटली फॉलो करना भी ज़रूरी है बिज़नेस अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को, बिज़नेस को ठीक से चलाने के लिए। तो ये प्रिंसिपल क्या क्या कर रहा है ये आप ध्यान दीजिएगा, क्यों ये ज़रूरी है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके अलावा दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन। अब अगर ठीक से सब कुछ हो रहा है, हमने कंसिस्टेंटली फॉलो भी कर लिया, सिंपली अंडरस्टैंडेबल भी है, रियल अजम्पशन पे भी अकाउंटिंग चल रही है, तो क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें समझ में आएगा कि आपके बिजनेस से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और इसके अलावा जो बिजनेस का ओनर है वो भी समझ पाएगा कि बिजनेस में आगे क्या हम कदम उठाएं, क्या क्या स्टेप लें। तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी आप आराम से कर पाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ठीक से फॉलो करने पर। इसके अलावा दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूज़र। और अगर अकाउंटिंग ठीक से हुई है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप किसी को भी आराम से प्रोवाइड करा पाएंगे, चाहे वो यूज़र को प्रोवाइड करानी हो, चाहे इन्वेस्टर को प्रोवाइड करानी हो, चाहे एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करानी हो, गवर्नमेंट जानना चाहता हो आपके बिजनेस के बारे में। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए इसलिए गए हैं ताकि हर चीज़ एक एक्यूरेट तरीके से हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से हो और सिंपल अंडरस्टैंडेबल हो, फ्यूचर के प्रेडिक्शन को बता सके और यूज़र्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों ज़रूरी है, आई होप आप ये समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये इतने तरीके के आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें आप प्रिंसिपल बोल लीजिए, कॉन्सेप्ट्स बोल लीजिए, कन्वेंशंस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ये 14 आपके बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। हो सकता है कि एक पूरे के पूरे वीडियो में सारे के सारे कवर ना हो, क्योंकि हम यहाँ समझने पे फोकस कर रहे हैं। अगर समझ में ना आए और एक वीडियो पे सारे बता दें तो क्या फ़ायदा। इसलिए हम आज आधे आपको कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आधे कराएंगे और हमारे पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स कवर हो जाएंगे। तो एक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फिर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर है अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी। तो ये किसी कॉन्सेप्ट के 2 नाम हैं, तो वो ध्यान रखिएगा कि वो एक ही चीज़ है। फिर है एक्यूरल मर्केंटाइल, ये भी एक ही चीज़ है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सपेक्ट या डुअलिटी, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन या रियलाइजेशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म या इसको प्रेसिडेंस भी बोलेंगे, मटेरियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। तो इतने सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें तैयार करने, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना
हार्ड लग रहा है सुनने में, जब इसे समझेंगे एक एक प्रिंसिपल को तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। अब दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि आप हिंदी में पढ़ाइए। देखिए आप बात समझिए, आप ईओ एओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं। ईओ का मतलब होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एओ का मतलब होता है अकाउंट्स ऑफिसर और एपीएफसी का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये आई होप, मुझे लगता है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये क्यों बताया कि आप इतने बड़े कमिश्नर लेवल के एक पद की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हिंदी और इंग्लिश को सोचेंगे तो आप कैसे तैयारी करेंगे। आप ये मत देखिए कि क्या चीज़ हिंदी में है क्या चीज़ इंग्लिश में है, आप बस इतना देखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आपको पढ़ा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी लिखना नहीं है, वहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं आने वाला है, वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है और ऑब्जेक्टिव में बस आपको समझना है और उसे टिक करना है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उसे समझ पाएंगे और उसे लगा पाएंगे। और मेरी भी अगर आप बात करें तो मैंने बचपन में हिंदी मीडियम की से ही पढ़ाई की थी। मैंने जो हायर स्टडीज़ की हैं वो मैंने ज़रूर इंग्लिश मीडियम से की हैं, क्योंकि बाद में जो हायर स्टडीज़ होती हैं वो कंप्लीट इंग्लिश में होती हैं। बट जो स्टार्टिंग की मेरी पढ़ाई है वो मेरी हिंदी में ही हुई है। लेकिन अब आगे आप जब जाएंगे, जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसलिए आपको इसको समझना ज़रूरी है। और इसका एक कारण और भी है कि आप मेरे कहने पे ये जो एक्यूरल आप देख रहे हैं, एक्यूरल, एक बार गूगल पे जाके चेक कीजिएगा कि एक्यूरल को हिंदी में क्या बोलते हैं। आप टाइप कीजिए गूगल पे कि एक्यूरल मीनिंग इन हिंदी या फिर आप एक्यूरल अकाउंटिंग मीनिंग इन हिंदी, इतना ही लिख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरल को हिंदी में बोलते हैं प्रोद वन। अब देख रहे हैं कि ये कितना अजीब सा नाम है। तो ये अगर आप हिंदी में जाएंगे तो जो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ना वो भी समझ में नहीं आने वाला। तो जो हिंदी है इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसे समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जो बोलते हैं आप सोचते हैं कि हिंदी सरल है, बोलने की बात अलग है क्योंकि आप रोज़ बोल रहे हैं उसे, वो आपकी एक तरह की टंग लैंग्वेज हो गई है, आपकी फ्लुएंसी में सेट हो गई है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो नई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, पहली बार कोई चीज़ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं चाहे हिंदी में पढ़ रहे हैं, वो डिफिकल्टी होती है। तो जो हिंदी में अगर आप चले गए ना तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा जो भी आप समझ रहे हैं, और दूसरा हिंदी का मटेरियल भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप समझने पे फोकस कीजिए, हिंदी इंग्लिश पे फोकस मत कीजिए। और जो अकाउंटिंग में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप तो पहली बार ही वर्डिंग सारी सुन रहे हैं, सारे वर्ड्स आपने पहली बार ही सुने, तो अब वो वर्ड अगर आपने पहली बार सुने तो चाहे वो इंग्लिश में सुने हो या फिर वो हिंदी में सुने हो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको तो समझने से मतलब है। चलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने तो अपनी तरफ से बताया, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए हम अपना एक एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात की अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड बेंचमार्क इन अकाउंटिंग फील्ड कंपनी शुड फॉलो व्हाइल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूएस बेस्ड मैंने बताया था ना कि अमेरिका के स्टैंडर्ड से आया, तो अमेरिका बोल लीजिए, यूएस बोल लीजिए। इस गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर एक एक लाइन में हमने सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं, ये इसलिए क्योंकि जो एक एक लाइन वाले प्रिंसिपल्स हैं इन्हें समझना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, एक लाइन में आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। लेकिन इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, आपको कंप्लीट डेफिनेशन भी मिलेगी, लेकिन समझने के प्रोस्पेक्टिव से हम एक एक लाइन वाले को प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक एंटिटी। अब इसे इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं या फिर आप इसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो अगर दो नाम से कोई कॉन्सेप्ट है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसे समझ लेना है। तो इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस एज टू डिफरेंट एंटिटीज हैविंग डिफरेंट लाइबिलिटीज़। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और इसने एक बी से बिजनेस शुरू किया, तो ये बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों को एक से हम ट्रीट नहीं करेंगे, दोनों अलग चीज़ हैं। बिजनेस उसी व्यक्ति ने शुरू किया है लेकिन बिजनेस अलग चीज़ है और जो पर्सन है वो अलग चीज़ है। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, मान लीजिए कि बिजनेस के लिए उसने कोई उधार लिया और किसी कारण से बिजनेस उसका थोड़ा सा घाटे में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, और वो उस उधार को चुका नहीं पा रहा, तो जो उधार देने वाला है वो ये नहीं कर सकता कि सीधे जाके उस पर चढ़ जाए कि मेरा उधार दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए उसको उधार दिया था, ना कि आपने उस व्यक्ति को दिया था उसके मेन पर्सनल यूज़ के लिए। क्योंकि व्यक्ति में सिर्फ वो व्यक्ति नहीं आता, व्यक्ति में उसकी फैमिली भी आती है, उसके वाइफ, उसके चिल्ड्रंस, उसके पेरेंट्स आते हैं, तो आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपने उधार को लेने के लिए। आपने बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से उधार दिया था तो आप बिजनेस में
जाइए, उसके बिजनेस से पैसा लीजिए, कैसे भी लीजिए आप। अगर उसका बिजनेस घाटे में है और वो नहीं दे पा रहा, तो उसके बिजनेस में जो एसेट्स हैं, जो उसका फर्नीचर है या जो समथिंग उसके चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपका उधार निकल के आ सकता है, आप उसे सेल करा के लीजिए, लेकिन आप व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसीलिए इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर एंड बिजनेस दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और दोनों की डिफरेंट लाइबिलिटीज़ होंगी एंड दोनों की डिफरेंट देनदारियाँ मानी जाएंगी। ये होता है हमारा इकोनॉमिक एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। तो जो मैंने बताया सेम बात कि बिजनेस और ओनर दोनों डिस्टिंक्ट हैं और सेपरेट एंटिटी हैं। कीपिंग दिस इन व्यू, व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी एज कैपिटल इनटू हिज बिजनेस इन एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। तो अगर कोई व्यक्ति कोई मनी अपने बिजनेस में लगाता है तो अकाउंटिंग में उसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम उसे बिजनेस की लायबिलिटी मानेंगे, ना कि उस पर्सन की लायबिलिटी मानेंगे। बिजनेस का उधार है ये, उस व्यक्ति का उधार नहीं है। ये होता है हमारा बिजनेस एंटिटी या फिर इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम देखेंगे रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू से तो मतलब मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, और रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना। हिंदी आप समझिए तो इस तरह से कि आपको समझ में आए, ना कि वो हिंदी जो समझ में ही नहीं आ रही हो, जिसे आप बोल ही ना पा रहे हो। तो रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है कि राजस्व पहचाना। अब राजस्व तो मैंने आपको बताया, जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ये गवर्नमेंट का राजस्व है। आप कोई होम को रेंट पे सेल करते हो तो आपको जो रेंट मिलता है, जो आप रेंट प्राप्त करते हैं, वो आपका रेवेन्यू है। तो बिजनेस में रेवेन्यू को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू शुड बी ऑन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब है कि जो रेवेन्यू का रिकग्नाइजेशन है वो हम बिजनेस में एक्यूरल बेसिस पे करेंगे। तो हमें अब यहाँ पे दो बातें जाननी, एक तो जानना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन का कंप्लीट मतलब क्या है, और सेकेंड बात ये जाननी पड़ेगी कि ये एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या है। तो चलिए अभी से हम देखते हैं। ये होता है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसके कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु को सेल किया, तो सेल करने के बाद आप उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कब? जब आपको कंप्लीट रिकग्नाइजेशन हो जाएगा रेवेन्यू का, यानी कि आपने उसका इंस्टॉलेशन भी कर दिया है, आपने उसकी जितनी भी चीज़ें थीं वो सारी की सारी इंस्टॉल कर दी हैं, तब आप उसे मानेंगे कि वो आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया। मान लीजिए आपने कोई एसी लगाई जाकर किसी कंपनी किसी घर में, मान लीजिए किसी बिजनेस में, आप मान लीजिए एसी कंपनी के मालिक हैं और आप क्या से एसी जा रहा है, तो अब सिर्फ एसी सेल हुआ यही तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब एसी के साथ साथ उस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आप ही के बिजनेस से एसी से रिलेटेड और भी चीज़ें ली हूँ, उसका पाइप लिया हो या उसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें ली हूँ। इसके अलावा जो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी उसने आप ही के यहाँ से कराया हो। तो ये सारी चीज़ें जोड़कर जो आपका कंप्लीट रेवेन्यू बन रहा है, उसे आप मानेंगे कि ये हमारा रेवेन्यू है। तो यानी रेवेन्यू को जब रिकग्नाइज कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, रियलाइज़ कर लेंगे कि ये हमारा रेवेन्यू है, तभी आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह, तो आप उसमें देखते हैं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस मीन्स, जैसे देखते होंगे कि अगर आपका 3 महीने में ख़राब हो गया तो हम आपका रिफ़ंड कर देंगे या आपका चेंज कर देंगे, ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ वो देते हैं वारंटी टाइप्स। तो उसका क्या मतलब है कि आपने सेल तो आज कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो बाद में वापस आ जाए, कभी कभी चेंज भी करना पड़ जाता है या कभी कभी कैश भी लौटाना पड़ जाता है। तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट पे नोट तब करेंगे जब आपको रेवेन्यू का रिकग्नाइजेशन हो जाएगा, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपका रेवेन्यू कंप्लीट हो गया है। और ये तो हो गया गुड्स के मामले में, वस्तु के मामले में। लेकिन आप सर्विसेज के मामले में इसे हम कैसे चेक करेंगे? सर्विसेज के मामले में ऐसे चेक करेंगे कि मान लीजिए आपने कोई ट्यूशन पढ़ाया, मान लीजिए आप 2 मंथ के लिए किसी व्यक्ति को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और आप उसे 1000 रुपये फीस ले रहे हैं। तो आपने 1 महीने तो पढ़ा दिया, लेकिन सेकंड महीने आप किसी कारण से नहीं पढ़ा पा रहे, तो आपने तो 1 महीने का ही पढ़ाया, यानी उसको 500 का ही पढ़ाया ना, आपने 1000 का तो पढ़ाया नहीं, तो आपको 500 वापस देने पड़ेंगे। तो आपका रेवेन्यू कितना बना? आपका रेवेन्यू तो सिर्फ 500 का बना ना, 1000 का तो बना नहीं। जबकि जब आपने स्टार्ट किया था तब तो आपको ऐसा लग रहा था कि 1000 का ही रेवेन्यू बन रहा है। तो बस यहाँ पे फोकस ये करना है कि रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन का मतलब ये है कि जब रेवेन्यू को आप रिकग्नाइज कर लेंगे, जब पहचान लेंगे कि ये मेरा रेवेन्यू बन रहा है, तभी आप उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आप उसे जब रियलाइज़ कर लेंगे तभी आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में डालेंगे। तो आप नाम से पूरी की पूरी डेफिनेशन को समझ पाएंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइज, इसके अलावा यूज़ बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड
डिविडेंड्स। अब हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन है वो हम एक्यूरल बेसिस पे देखेंगे। अब ये एक्यूरल क्या होता है? एक्यूरल कहता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट, एक एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए कोई वस्तु आपने 31 तारीख को सेल की, कोई वस्तु आप 31 डेट को सेल कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो वस्तु आपने या तो कैश लेके दे दी हो, मतलब आपने किसी को वस्तु दी और उसने कैश दे दिया तो बात खत्म हो गई। लेकिन हो सकता है कि आपने वो वस्तु आपको उसको क्रेडिट पे दी हो, यानी आपने दी तो है लेकिन अभी पैसा आपको नहीं मिला है, क्रेडिट पे दिए ना, उधार पे दिया है, वो बाद में मिलेगा कभी भी। तो सेल तो आपने कर दिया है लेकिन रेवेन्यू अभी आया है या नहीं आया ये भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसे नोट कब करेंगे? 31 पे, यानी आप जिस दिन सेल कर देंगे उसी दिन उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट कर लेंगे। ये होता है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट दोनों यदि समझ में आ गया तो इसे ज़रूर मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। जो हमने एक लाइन में देखा था वही बात है। तो ये यहाँ पे आपके 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, बिजनेस एंटिटी, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ईजी है कि बिजनेस में जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं ना, लेखांकन पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग आपको कंसिस्टेंटली करनी है। कंसिस्टेंटली क्यों करनी है? क्योंकि कंसिस्टेंटली किसी काम को करेंगे तभी उसकी एक्यूरेट पिक्चर आपको समझ में आएगी। अगर रोज़ पढ़ेंगे ना तभी तो रिजल्ट आएगा ना, एक दिन पढ़ने से तो रिजल्ट कभी आता नहीं है। तो इसी तरह से कि अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन किस रूप में? कि जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उसके मेथड्स हैं, वो सब आपको फॉलो करने हैं until another outcome method comes proven to be better, जब तक कि कोई इससे भी बेहतरीन मेथड सामने नहीं आ जाता। तो कंसिस्टेंसी का मतलब कुछ नहीं है, बस इतना है कि अकाउंटिंग को आपको कंसिस्टेंटली करना है, लगातार करना है। बिजनेस को समझने के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है और अकाउंटिंग को आपको उसके प्रिंसिपल पर कंसिस्टेंटली करना है। यही होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज ओनली व्हेन इट इज अलाउड कंपैरिजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज विद द वर्किंग ऑफ अदर एंटरप्राइज। अब ये कंसिस्टेंट करना ज़रूरी भी क्यों है? कि मान लीजिए कोई बिजनेस लगातार अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहा है, मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, और दूसरा बिजनेस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ढंग से मेंटेन ही नहीं कर रहा, तो आप दो बिजनेस को कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। आप जान ही नहीं पाएंगे कि इन दोनों बिजनेस में क्या कंपैरिजन है, मैं ये वाला बिजनेस बेहतरीन है या ये वाला बिजनेस बेहतरीन है, मैं इन्वेस्ट किस पे करूँ, इन्वेस्टर समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यही होती है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यही कहता है कि आपको अकाउंटिंग को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और ये दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस फॉलोड बाय एंटरप्राइज आर यूनिफॉर्म एंड आर कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसकी पॉलिसीज को, प्रैक्टिसेस को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, ये होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर भी बहुत सिंपल है कि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जो भी आपने अपनी अकाउंटिंग की है वो आपको फुल डिस्क्लोज करनी है। यानी कि जो अकाउंटिंग करने का मतलब है सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड आपने रिकॉर्ड कर ली है, तो वो जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है वो आप बताइए, उसे डिस्क्लोज कीजिए, फुली डिस्क्लोज आपको उसे करना है। किसको करना है? जो यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट्स वगैरह या आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को, उसको आपको डिस्क्लोज करना है। लैंडर जिससे आप सामान ले रहे हो, या फिर इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी भी, जैसे गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट भी टैक्स वगैरह लेती है, तो वहाँ पर भी आपको अपनी अकाउंटिंग से को डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, तभी वो बिजनेस के सारी चीज़ों को समझ पाएगी और उसी हिसाब से टैक्स लगा पाएगी। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर डिस्क्लोज फॉर द यूजर, लैंडर और इन्वेस्टर विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एज द फुटनोट। यानी इसको फुल डिस्क्लोज करना है। बहुत ही सिंपल है ये। की डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज इन्वेस्टर्स, लैंडर, सप्लायर्स एंड अदर्स इन टेकिंग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन। इसी वजह से फुल डिस्क्लोज करना है कि 2 कारण है फुल डिस्क्लोज करने के। पहला तो कारण यही है कि जो भी यूज़ कर रहा है, चाहे वो यूज़र हो या इन्वेस्टर हो, बिजनेस का लैंडर हो, सप्लायर हो, इनको सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड, जो ओनर भी है वो भी, अगर उसको पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसके सामने फुल डिस्क्लोज आपने कर दिया है, तभी वो आगे चल के अपने बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन भी ले पाएगा। तो फुल डिस्क्लोजर होता है कि जो अकाउंटिंग की उसे फुल डिस्क्लोज करना है। अब हम देखेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, कंजर्व का मतलब तो आप समझते हैं ना, जो बहुत ही पुरानी सोच वाले लोग होते हैं, रूढ़िवादी सोच वाले लोग होते हैं,
सामान्य रूप में कहें। बट अकाउंटिंग में इसको आप रिलेट करके समझ सकते हैं कि कंजर्व का मतलब क्या होता है कि आप पहले उन चीज़ों को कीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है। जैसे मैं आपको एक सिंपली समझाऊं कि मान लीजिए कि आप जैसे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तैयारी में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, मान लीजिए मैथ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, आपको नहीं आती, बहुत लोगों को नहीं आती। तो ऐसे में आप यह कोशिश क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि पहले मैं इसी सब्जेक्ट को पहले पूरा कवर कर लूँ, एक बार ये सब्जेक्ट कवर हो गया फिर बाकी सारे सब्जेक्ट तो कवर हो ही जाने हैं, क्योंकि उसमें मुझे इतना डर नहीं लगता, मुझे डर तो इसमें लगता है पहले इसको ही कवर कर लेना है। तो वही कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस में जो भी लॉसेज होंगे, जो लेस फेवरेबल ऑप्शन यानी जो लॉसेज हो रहे हैं, जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन्हें तो आप नोट करेंगे बिजनेस में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी अकाउंटिंग में। लेकिन जो आपके एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं या आपका प्रॉफिट आ रहा है, आपको गेन हो रहे हैं प्रॉफिट्स, उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट नहीं करेंगे। यानी अगर आपको ऐसा पहले अनुभव हो रहा है अपने बिजनेस से रिलेटेड कि मेरे इस बिजनेस में ये लंबा बड़ा वाला लॉस होने वाला है, तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिए पहले ही। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला, एसेट आने वाला है कोई, तो इसे आपको कोई नोट करने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम आने वाली उसे तो आप नोट करेंगे, लेकिन अगर कुछ अच्छा होने वाला तो उसे नोट करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा हो रहा है तो अच्छा होने दीजिए, उसको नोट करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अच्छा ही लगेगा। प्रॉब्लम वाली चीज़ को हम नोट करेंगे ताकि हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। यही होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप समझ पाएँ। इसे हम एक लाइन में अगर कहें, इफ अ सिचुएशन अराइजेस वेयर देयर आर टू एक्सेप्टेबल ऑप्शन फॉर रिपोर्टिंग एन आइटम, अकाउंटिंग गोज फॉर लेस फेवरेबल ऑप्शन। लेस फेवरेबल यानी जो लॉस होगा उसे हम पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसे रिकॉर्ड करने को प्रेफर नहीं करेंगे। इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, तो अगर नाम चेंज करके वो पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंजर्वेटिज्म ही प्रूडेंस है, प्रूडेंस ही कंजर्वेटिज्म है। प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ का मतलब मैंने आपको सब्जेक्ट से बताया था ना कि आप सेफ सोचेंगे कि पहले जो नहीं आता सब्जेक्ट उसको पहले तैयार कर लूँ, बाकी तो फिर हो जाने, आप सेफ की कोशिश करेंगे ना। तो उसी प्रकार बिजनेस ओनर भी या बिजनेस मैनेजमेंट करने वाला भी ये सोचता है कि पहले जो ये लॉसेस की होने की जो संभावना है इन्हें नोट कर लीजिए कि इसको कैसे भी करके सॉर्ट आउट करना है, और ये जो एसेट आ रहा है या प्रॉफिट हो रहा है इसे नोट करने की क्या जरूरत है, तो अच्छा ही हो रहा है बिजनेस में, इसे नोट करूँ ना करूँ क्या ही फर्क पड़ता है। यही होता है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब हिस्ट्री से तो आप समझ गए होंगे कि पुरानी चीज़ें, और कॉस्ट मतलब जो आप प्राइस होता है, तो जो पुरानी चीज़ों का कॉस्ट है उससे आप कुछ रिलेट करके समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई मशीन आपने 2020 में ली, ठीक है, कोई मशीन आपने 2020 में ली, तो अब चल रहा है 2023, तो अब चल रहा है 2023, तो हो सकता है कि इस मशीनरी की वैल्यू अब डाउन हो गई हो। अब इतने दिन से ये यूज़ हो रही है तो इसकी वैल्यू तो डाउन हो गई होगी, जितने पैसे की उस समय ली गई थी उतना तो इसकी कॉस्ट अब नहीं रही ना। लेकिन हम उसे नोट कब किस प्राइस पे करते हैं, जिस प्राइस पे हमने खरीदी थी, यानी 2020 की ही कॉस्ट पे उसको नोट करेंगे। यानी कि मशीनरी का जो वर्क है वो तो आपको 5 साल 6 साल जितने भी साल चल रहे हैं आपको चलाना है, और जब वो चलती रहेगी तो आप उसको लगातार नोट भी करते रहेंगे कि आज इस मशीनरी से आपने इतना प्रोडक्ट बनाया, आज इस मशीनरी से आपने इतना प्रोडक्ट बनाया, तो वो तो बार बार नोट हो रहा है। लेकिन जो उसकी मेन कॉस्ट है उस मशीनरी की, वो उसी समय की नोट होगी जिस समय वो आई थी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस समय आपने परचेज किया था, परचेज वैल्यू पर ही आप चीज़ों को नोट करेंगे। ये आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसे एक लाइन में अगर पढ़ें तो रिकॉर्डेशन ऑफ द एसेट्स शुड बी ऑन देयर परचेस्ड वैल्यू परचेस्ड नाउ और ईयर्स एगो। यानी जो आप अपने एसेट्स, यानी मशीनरी एक एसेट है, उसे नोट तो करेंगे, उसकी कॉस्ट को नोट तो करेंगे, लेकिन कब? परचेस्ड वैल्यू पे, जब आपने उसे परचेज किया, जब आपने उसे खरीदा है। ये है इसकी डेफिनेशन। इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलें या कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलें, एक ही बात है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट लिखा है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट था, वो एक ही बात है। तो द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर that all assets are recorded in the books of account at their purchase price, which include cost of acquisition, transportation, installation, making the asset ready to use। यानी कि
एसेट को आपको उसी समय रिकॉर्ड करना जिसमें परचेज किया है, उसकी जितनी भी एक्विजिशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और जब तक कि वो यूज़ करने लायक वो मशीनरी नहीं हो जाती तब तक कि उसकी कॉस्ट को यूज़ कर लेना है। लेकिन अब बाद में उसको 5 साल 10 साल जितने भी साल चला रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ी या घटे वो नोट नहीं करनी है, आपको नोट उसी समय की करनी है। इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और एक्चुअल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस समय आपने प्रोडक्ट को सेल किया, 31 तारीख को अगर प्रोडक्ट को सेल किया तो उसी तारीख के हिसाब का आपको उसे नोट करना है, उसे रिकॉर्ड करना है। ये होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो आज के क्लास में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। तो अगर अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हैं और आपको अच्छे से समझ में आए हैं, सिंपली लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है समझाने की, तो अगर आप समझ पाएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। चलिए, पीडीएफ के बारे में मैंने आपको पहले कई बार बताया, एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर आप कंप्लीट एपीएफसी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सिक्योरिटी लॉ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कल्चर हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस, ये आपको 499 में मिल जाएगी। और ईओ की केवल आप कम चीज़ों में लेना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की 399 में ले सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और इसकी जो ये इमेज है, ये फोटो है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अकाउंट की जो भी हमने पीडीएफ बनाई है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो इसे परचेस करने का पूरा तरीका भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।